आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मेरी ओर से हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 समुच्चय सेट्स कक्षा 11वीं के बारे में। आइए आज हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय को जानने का प्रयास करेंगे। अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल करेंगे और अंत में गृहकार्य पर चर्चा करेंगे। हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में जानने का प्रयास करें। तो समुच्चय R के अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बहुत से महत्वपूर्ण उपसमुच्चय होते हैं। इनमें से हम कुछ उपसमुच्चय की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम कैपिटल N के द्वारा डिनोट करेंगे। तो N बराबर इसे 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन, और मंझले कोष्ठक से इसको हमने बंद कर दिया। तो इसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा हम कर चुके हैं। अब दूसरा हमारे पास में महत्वपूर्ण उपसमुच्चय है, वो है पूर्णांकों का समुच्चय। तो z बराबरी से 0 के दाईं ओर लिखेंगे हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 0 के बाईं ओर हम लिखेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांकों के समुच्चय को हमने z के द्वारा डिनोट कर दिया। अब इसके बाद बारी है परिमेय संख्याओं के समुच्चय की। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हमने यहाँ पर Q के द्वारा डिनोट किया है और इसे लिखा है हमने यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में। इसे हम पढ़ेंगे Q एक समुच्चय है सभी x का, जहाँ x बराबरी से P बटा Q, P व Q बिलोंग कर रहे हैं z को अर्थात पूर्णांक को, तथा Q का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से आप भली भांति परिचित हैं कि P बटा Q एक परिमेय संख्या कहलाएगी, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q ने शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, तो इसको आइए हम एक बार और समझ लें। Q उन सभी संख्याओं x का समुच्चय इस प्रकार है कि x भागफल P बटे Q के बराबर है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q शून्य नहीं है। तो यहाँ पर हमने वास्तविक संख्याओं के, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, के समुच्चय के उपसमुच्चय देखे। तो पहला उपसमुच्चय देखा हमने यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हमने n के द्वारा डिनोट किया है। दूसरा समुच्चय देखा हमने पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको हमने z के द्वारा डिनोट किया है। तीसरा समुच्चय देखा हमने परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम q के द्वारा डिनोट करते हैं। और आप अच्छी भली भांति जानते हो कि ये तीनों समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय है। जानने का प्रयास करें कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के तौर पर हम लेके चल रहे हैं -5, जिसे हम -5/1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। -11/3, 5/7, 3 सही 1/2, जिसको हम 7/2 लिखेंगे। तो ये हमने उदाहरण के तौर पर परिमेय संख्याओं के समुच्चय के कुछ अवयवों को यहाँ पर बताने का काम किया है। आइए अब इसके आगे हम अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के बारे में चर्चा करें। तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल T से निरूपित करते हैं और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि शेष अन्य वास्तविक संख्याओं, जिसमें हमने परिमेय संख्याओं को छोड़ दिया है, से मिलकर के अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखेंगे
कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय T सभी x का समुच्चय है जहां x अवयव है R का और x अवयव नहीं है Q का, जिसे हम लिखेंगे Q को छोड़ करके शेष सभी वास्तविक संख्याएं, अर्थात वह सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, उन संख्याओं को हम लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में। और T के सदस्यों में कौन कौन से अवयव सम्मिलित हो सकते हैं? √2, √5 और पाई आदि अवयव सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के बारे में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के बारे में जानने का प्रयास किया। आइए अब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के मध्य कुछ संबंध के बारे में जानने का प्रयास करें। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि n उप समुच्चय है z का, z उप समुच्चय है q का। आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमने n से प्रदर्शित किया है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हमने z से प्रदर्शित किया है और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हमने q से प्रदर्शित किया है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि q उप समुच्चय है r का, r को हम यहाँ पर कहेंगे कि यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। t अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो t उप समुच्चय है r का, किंतु n अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय नहीं है अपरिमेय संख्याओं का। तो इन संबंधों को हम डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करें। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शाने का प्रयास किया है, उसके उपरांत पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाया है, उसके उपरांत हमने परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाया है और हमने यहाँ पर अलग से अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाया है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n उप समुच्चय है z का, z उप समुच्चय है q का। यदि हम यहाँ पर बात करें कि n क्या t का उप समुच्चय हो सकता है, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि n उप समुच्चय नहीं है t का। इसी प्रकार से z भी उप समुच्चय नहीं है t का, q भी उप समुच्चय नहीं है t का। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह बना लें, तो उस संग्रह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अब हम ये कह सकते हैं कि n उप समुच्चय है r का, z भी उप समुच्चय है r का, q भी उप समुच्चय है r का और t भी उप समुच्चय है r का। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर समुच्चयों के मध्य कुछ स्पष्ट जो संबंध होते हैं उनको देखने का, जानने का हमने प्रयास किया। मैं ये मान के चलूंगा कि अब आप इन समुच्चयों के संबंध के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। आइए अब हम अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में जानने का प्रयास करें। पहला अंतराल है विवृत अंतराल, जिसे हम खुला अंतराल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। मान लीजिए कि a, b अवयव है r का और a छोटा है b से, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y इस प्रकार होगा कि a छोटा है y से, y छोटा है b से, एक विवृत अंतराल कहलाता है। और इसे हम प्रतीक रूप में a, b लिख करके छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं, द्वारा निरूपित होता है। a और b के बीच के स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विवृत अंतराल में a और b के बीच
स्थित सभी बिंदु या सभी वास्तविक संख्याएं इस अंतराल में स्थित होते हैं। केवल हमें ए और बी को इस अंतराल में सम्मिलित नहीं करना है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में स्थित नहीं होते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर परिभाषा विवृत अंतराल की। तो विवृत अंतराल को दर्शाने के लिए आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने दोनों संख्याओं ए और बी को कामा लगा के लिख दिया और छोटे कोष्ठक से इसको हमने बंद कर दिया। तो जब भी इस प्रकार का प्रतीक आपको लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे कि यह एक ओपन इंटरवल का विवृत अंतराल का प्रतीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें ए और बी के बीच के सभी बिंदु इस अंतराल में स्थित होते हैं, किंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। आइए हम इस आकृति के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। तो आकृति हमारी कह रही है, यहाँ पर देखिए आप, ये हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल ए कामा बी को दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम लेंगे उसका पहला अवयव और यहाँ पर हम ले लेंगे उसका ये दूसरा बिंदु, यानी ये ले लिया हमने पहले सिरे का बिंदु और ये ले लिया हमने यहाँ पर दूसरे सिरे का बिंदु। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये जो दो वृत्त लिए हैं इनको हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, केवल यहाँ पर सर्कल बनाया है। तो ये सर्कल आपको इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस अंतराल में ए और बी स्वयं उपस्थित नहीं होंगे, केवल ए और बी के बीच के सभी बिंदु इस अंतराल में स्थित होते हैं। तो ये है हमारे पास में विवृत अंतराल की परिभाषा, जिसको हमने आकृति की मदद से समझने का प्रयास किया। मैं आपको पुनः बता दूं कि यहाँ पर इस अंतराल में ए और बी स्वयं सम्मिलित नहीं होंगे, बल्कि ए और बी के बीच के सभी बिंदु इस अंतराल में स्थित होते हैं। आइए अब हम चर्चा करें संवृत अंतराल की, जिसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में क्या अंतर है? तो जब आप संवृत अंतराल की परिभाषा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर होता है। तो वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं संवृत या बंद अंतराल कहलाता है, और इसे प्रतीक में लिखने के लिए हम बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं। ए कॉमा बी द्वारा इसको हम निरूपित करते हैं। तो यदि हम क्लोज इंटरवल ए कामा बी की यदि हम बात करें तो यह उन सभी एक्स का समुच्चय है जहां ए छोटा है बराबर है एक्स के, एक्स छोटा है बराबर है बी के। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम ए को भी शामिल करेंगे, बी को भी शामिल करेंगे और ए और बी के बीच के सभी बिंदुओं को हम क्लोज इंटरवल में, या जिसको हम संवृत या बंद अंतराल कहते हैं, में सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस आकृति को आप यहाँ पर देखिए। ये हमने यहाँ पर जिसको दर्शा रहे हैं हम क्लोज इंटरवल को, और क्लोज इंटरवल की पहचान होती है कि ए कामा बी को हम बड़े कोष्ठक के भीतर बंद कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर ए को भी शामिल कर रहे हैं और बी को भी शामिल कर रहे हैं। तो व्रत बनाने के अलावा हमने यहाँ पर व्रत को जो है पूरा ये रंगीन कर दिया है। इसको हम ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी कलर इसको हम दे सकते हैं। तो ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि क्लोज इंटरवल में ए भी शामिल रहेगा, बी भी शामिल रहेगा और ए और बी के बीच के सभी बिंदु इसमें शामिल रहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि खुला अंतराल और बंद अंतराल में क्या अंतर है। आइए अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। आइए अब हम ऐसे अंतराल की चर्चा करें जो एक अंत बिंदु पर बंद और दूसरे पर खुले रहते हैं। तो इस अंतराल को आप देख रहे हैं कि यह एक सिरे पर बंद है और दूसरे सिरे पर ये खुला है। तो यह सभी एक्स का समुच्चय है जहां ए छोटा है बराबर है एक्स के, एक्स छोटा है बी से। इसे हम कहेंगे कि यह ए से बी तक एक खुला अंतराल है, जिसमें हम ए को
अंतर्विष्ट मानेंगे, किंतु हम बी को कहेंगे कि ये अपवर्जित है, या हम इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में ए सम्मिलित है और बी को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। आइए इसको हम आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इस आकृति को हमने इस सर्कल को रंगीन कर दिया है और इस सर्कल को हमने केवल वृत्त के रूप में ही रहने दिया है। तो ये सर्कल आपको इस बात की ओर इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है कि इस इंटरवल में ए अंतर्विष्ट है और इस अंतराल में बी अपवर्जित है, अर्थात हम बी को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। आइए अब हम एक दूसरे अंतराल को देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अंत बिंदु पर यह खुला है और दूसरे बिंदु पर यह बंद है। तो यह सभी x का समुच्चय है जहाँ a छोटा है x से, x छोटा है बराबर है b के। तो a से b तक एक खुला अंतराल है जिसमें हम कहेंगे कि b सम्मिलित है किंतु a अपवर्जित है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस प्रकार के अंतराल में a रहेगा अपवर्जित और b को हम करेंगे अंतर्विष्ट करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये आपने यहाँ पर और दो अंतराल देख लिए। इसके पहले हमने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात की थी। तो आपको ये चारों इंटरवल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। आइए यदि हम इसको आकृति के माध्यम से समझना चाहें तो आकृति में आप देख रहे हैं कि हमने इंटरवल ए कामा बी को दिखाने के लिए यहाँ पर दो वृत्त लिए हैं। पहले वृत्त में आप देख रहे हैं कि इसको हमने केवल वृत्त के रूप में रखा है इसको, और इस वृत्त को हमने रंगीन कर दिया है। तो ये वाला वृत्त आपको इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इसमें ए सम्मिलित नहीं होगा और बी को हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। तो हम यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि ए यहाँ पर अपवर्जित है और बी को हम यहाँ पर इसमें अंतर्विष्ट करेंगे तथा ए और बी के बीच के सभी बिंदु इस अंतराल में स्थित होंगे। आइए अब हम संकेतों द्वारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चयों के उल्लेख करने की एक वैकल्पिक विधि को जानने का प्रयास करें। मान लीजिए कि हमारे पास दो इंटरवल हैं, इंटरवल ए और इंटरवल बी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरवल ए को हम कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल है और बी को हम कहेंगे कि ये क्लोज इंटरवल है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा अंतराल किस अंतराल का उप समुच्चय है। तो इसको जानने के लिए हम एक वास्तविक संख्या रेखा लेकर के चलेंगे, रियल नंबर लाइन लेके चलेंगे। रियल नंबर लाइन पर हम सबसे पहले -7, 9 को दर्शाने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम दूसरे इंटरवल के सिरे के बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर -7 और 9 को वृत्त के माध्यम से दर्शा दिया। इन वृत्तों को हमने रंगीन कर दिया है और ये रंगीन वृत्त आपको इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस इंटरवल में -7 और 9 को हम सम्मिलित कर रहे हैं तथा -7 और 9 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। अब यदि हम पहले इंटरवल की बात करें जो कि ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर इसका पहला बिंदु है -3 और दूसरा बिंदु है इसका 5। तो आइए हम -3 और 5 पर भी एक वृत्त बना दें और ये जो वृत्त हैं इनको हमने रंगीन नहीं किया है। तो ये वृत्त इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस इंटरवल में -3 और 5 को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, बल्कि -3 और 5 के बीच की वास्तविक संख्याओं को इसमें सम्मिलित करेंगे। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों इंटरवल में कौन सा इंटरवल किस इंटरवल का उप समुच्चय है, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पहला इंटरवल ए दूसरे इंटरवल बी का एक उप समुच्चय है, क्योंकि ए के सारे अवयव सारे सदस्य जो है वह अंतराल बी में सम्मिलित है
अतः इसे हम लिखेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये इस प्रकार से आपने अंतराल हमारे पास में संकेत के रूप में लिखे हुए हैं और हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि कौन सा अंतराल किस अंतराल का उप समुच्चय होगा। आइए अब हम और दूसरे अंतराल की चर्चा करें। तो आप इस अंतराल को यहाँ पर देख रहे हैं कि यह अंतराल एक सिरे पर बंद है और दूसरे सिरे पर खुला है। तो यह ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। ऋणोत्तर का अर्थ होता है नॉन निगेटिव। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अंतराल में 0 को हम सम्मिलित कर रहे हैं, किंतु इन्फिनिटी को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि एक सिरे पर यह बंद है और दूसरे सिरे पर यह खुला है। आइए हम दूसरे अंतराल की बात करें जो कि हमें ओपन इंटरवल के रूप में दिख रहा है, खुले अंतराल के रूप में दिख रहा है। इसमें हम माइनस इन्फिनिटी को भी सम्मिलित नहीं करेंगे और 0 को भी हम सम्मिलित नहीं करेंगे। हम सम्मिलित करेंगे केवल माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को। तो इसे हम कहेंगे कि यह ऋण वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। आइए हम तीसरे इंटरवल की बात करें। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यह भी एक ओपन इंटरवल है, योरत अंतराल है, खुला अंतराल है। इसमें भी क्योंकि यह दोनों सिरों पर खुला है, अतः माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इस अंतराल में सम्मिलित नहीं है, बल्कि माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं इस अंतराल में सम्मिलित है। तो इसे हम कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक विस्तृत रेखा से संबंधित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर संकेतों के द्वारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चयों के उल्लेख करने की एक वैकल्पिक विधि को जानने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए हमने 2 इंटरवल लिए थे और इन दोनों इंटरवल को हमने संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने ये देखा कि ए जो है उप समुच्चय है बी का, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और ये हमने 3 अंतराल देखे। ये अंतराल को भी आपको जानना आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। आइए अब हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि एक अंतराल में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक अंतराल में असंख्य बिंदु होते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक समुच्चय लिया है, सभी x का समुच्चय जहाँ x बिलोंग कर रहा है r को, जो कि इस प्रकार है। -5 छोटा है x से, x छोटा है बराबर है 7 को अंतराल -5, 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि हमारे पास में अंतराल जो है वो समुच्चय के रूप में लिखा हुआ है और उसको हमने अब यहाँ पर इंटरवल के रूप में लिखा है। तो ये बड़ा आसान सा काम है। आप यहाँ पर इस समुच्चय निर्माण रूप को देख रहे हो कि -5 छोटा है x से, x छोटा है बराबर है 7 के। अतः जब भी हमें इस प्रकार के समुच्चय से इंटरवल तैयार करना होगा, तो चूंकि हम यहाँ पर -5 को सम्मिलित इसमें नहीं कर रहे हैं, अतः आप -5 के पहले छोटा कोष्ठक लगा देंगे और 7 को चूंकि हम इस x के मान में सम्मिलित कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 7 के बाद लगा देंगे बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका एक सिरा खुला है और दूसरा सिरा इसका बंद है। तो ये आपके पास जो यहाँ पर x का मान लिखा हुआ है -5 और 7 के बीच में, ये आपको अंतराल लिखने में मदद करेगा। आइए अब हम दूसरे अंतराल को देखें। दूसरे अंतराल को हम यहाँ पर अब समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक सिरे पर बंद है और दूसरे सिरे पर यह खुला है। तो इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे कि यह अंतराल सभी x का समुच्चय है जहाँ -3 छोटा है बराबर है x के, x छोटा है 5 से। चूंकि -3 वाला सिरा जो है वो बंद है, अतः हम यहाँ पर -3 छोटा है बराबर लिखेंगे 5। चूंकि यहाँ पर 5 वाला यह जो सिरा है वह खुला है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x छोटा है 5 से। तो ये आपके पास यहाँ जो लिखा हुआ रहता है समुच्चय निर्माण रूप में, या x का जो गुणधर्म लिखा हुआ है, इसकी सहायता से
आपको अंतराल लिखने में मदद मिलेगी। आइए अब हम इस बात को समझें कि b माइनस a को हम क्या कहेंगे। तो b माइनस a को ये जो 4 अंतराल दिए हुए हैं, इन 4 अंतराल में से किसी की भी लंबाई कहते हैं। अब हम आपको होमवर्क के लिए दिए जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 6 आपकी प्रश्नावली 1-3 से संबंधित है। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमने आपको ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं और ये चारों प्रश्नों को आप देख रहे हैं कि ये चारों प्रश्न समुच्चय के रूप में लिखे हुए हैं और इन्हें आपको लिखना है अंतराल के रूप में, अंतराल रूप में लिखना है। मैं यहाँ पर पहले प्रश्न को आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सभी x का समुच्चय जहाँ x अवयव है r का, जहाँ -4 छोटा है x से, x छोटा है बराबर है 6 के। दूसरा प्रश्न है आपका सभी x का समुच्चय जहाँ x अवयव है r का तथा -12 छोटा है x से, x छोटा है -10 से। तीसरा प्रश्न है आपका सभी x का समुच्चय जहाँ x अवयव है r का तथा 0 छोटा है बराबर है x के, x छोटा है 7 से। चौथा प्रश्न है आपका सभी x का समुच्चय जहाँ x अवयव है r का तथा 3 छोटा है बराबर है x के, 1 छोटा है बराबर है 4 के। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसके पहले आपको जो भी हमने समझाया है उसके माध्यम से आप इस प्रश्न को बड़े आसानी के साथ हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है जिसमें आपको निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। यहाँ पर आप समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमने आपको ये 4 प्रश्न दिए हैं और इन चारों प्रश्नों को आप देख लीजिए और इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। जब भी आप आगामी कक्षा में आएंगे तो इन प्रश्नों के हल आपको दिखाए जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करके रखेंगे और जो हल मैं आपको दिखाऊंगा उन हल का मिलान आपके द्वारा किए गए हल से कर लीजिए और आश्वस्त हो जाइए कि आपने अपने प्रश्नों का हल सही किया है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न दिए, प्रश्न क्रमांक 6 व 7। इनको आप निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार एवं धन्यवाद।